वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे रोटेशन चैप्टर का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट कर चुके हैं और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताई थी, यदि आपको याद है, यदि किसी ने वीडियो रिवाइज कर लिया है तो हमने बताया था कि जब भी कोई रिजिड बॉडी होती है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सेपरेशन फिक्स रहता है। इसलिए यदि हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो उसके जो एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बच्चे सेम रहती हैं फॉर ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन लीनियर फिजिकल क्वांटिटीज़ चेंज होती हैं। यानी कि ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, और लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर एक्सेलरेशन है, ये सब के लिए डिफरेंट होती है। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, नीट में कई बार आया है क्वेश्चन, उसको मैं करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दिया जाए कि बच्चे लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सारे वीडियोस उसमें देखिए, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स आपको पता है कि बैकबोन है मैकेनिक्स के और फिजिक्स के। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो लेक्चर की तरफ। ये देखिए बच्चे, मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन कराया था, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो नीट में आए हुए हैं। ठीक है, इसमें था एक रॉड है, वर्टिकली सस्पेंडेड है, और इसको हमने फुट को एक्सिस मानकर, वो फुट हिल नहीं रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वो पूरा पूरा रॉड वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो उसका जो फ्री एंड है ए, वो कितनी लीनियर स्पीड से फ्लोर को स्ट्राइक कर रहा है। तो इसमें वाकई थ्योरम लगती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, पर वेट लग रहा है, और वो जब नीचे आता है तो एम जी कितना गिरा, L/2 गिरा, उससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो अगला पार्ट मैं आपको करा रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो क्वेश्चन आता है नीट में। देखिए ज़रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रॉड है और इट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ टू वर्टिकल थ्रेड्स, दो वर्टिकल थ्रेड से उसको लटका रखा है। अचानक एक थ्रेड को जला दिया जाए या एक थ्रेड को काट दिया जाए, तो बताइए दूसरे थ्रेड पर कितना टेंशन होगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ, मैं लिख देता हूँ बस थोड़ा थोड़ा सा, इफ थ्रेड, एक थ्रेड जो है वो काट दिया जाए, थ्रेड पी क्यू इज कट, what will be tension in thread P। ये आपका क्वेश्चन बना। यदि थ्रेड Q को कट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द टेंशन इन थ्रेड P। ठीक है, और बच्चे यूनिफॉर्म रोप है वो भी लिख, सॉरी रोप नहीं, रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, और इसका मास m है और लेंथ l है, और मासलेस स्ट्रिंग से, ठीक है, एंड मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, थ्रेड से, मासलेस थ्रेड मान लो, मासलेस थ्रेड थे। चलिए ये बात हो गई। अब हम एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको। चलिए, ये तो हो गया आपके पास रॉड, एंड इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। ये थ्रेड एक P है, एक थ्रेड ये Q है, और इसको बच्चे कट कर दिया है। कोई पूछ रहा है व्हाट इज द टेंशन, टेंशन इन दिस थ्रेड, इसमें जो टेंशन है TP, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको करने के लिए मैंने बताया कि कंसेप्ट क्या है, कि अल्फा जो है, जो एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो अल्फा है, ध्यान रखना, इसका टैक्टिक्स ये है कि अल्फा रिमेन्स सेम अबाउट एनी एक्सिस,
ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। इससे क्या बहुत आसान हो जाएगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अल्फा रिमेन सेम अबाउट एनी एक्सिस, ये आपको देखना है बस। तो इसमें बच्चे करें क्या, सबसे पहले देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है mg। ये एंड ए है, मान लीजिए ये एंड बी है। तो ए एंड के अबाउट, यदि बच्चे ए एंड के अबाउट ये कट हो गया है, तो ये हट ही गया, तो स्ट्रिंग है ही नहीं, तो mg क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ए एंड के अबाउट इसको ये ऐसे घुमाने वाला है, इस तरह से। एंगुलर एक्सेलरेशन मान लीजिए अल्फा है। अब आपके पास यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट घुमाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट घुमाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट घुमाएंगे बच्चे, तो ये टेंशन जो है इसको ऐसे घुमा रही है, नहीं ऐसे, अल्फा से। तो ये अल्फा सेम रहेगा। तो आपको करना क्या है, स्ट्रेटजी ये है कि अल्फा वाला, यानी कि आपको टेंशन, यानी टेंशन से आपको टर्निंग इफेक्ट निकालना है और mg से टर्निंग इफेक्ट निकालना है। तो पहले हम करते हैं टॉक अबाउट ए। तो टॉर्क जो होता है बच्चे, वो होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो अब ए के अबाउट यदि आप करोगे तो आपके पास mg लग रहा है, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स हो गया mg इनटू लीवर आर्म। बच्चे ये जो है डिस्टेंस, ये l/2 है और इतना भी l/2 है, नहीं, तो ये हो गया बच्चे यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया लीवर आर्म, आर परपेंडिकुलर, तो mg इंटू l/2। एंड टॉर्क जो होता है वो बच्चे, ये तो हो गया फोर्स इंटू लीवर आर्म, एंड रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं इंटू अल्फा, है नहीं। इसको आगे चलाएं, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। बट एक मिनट, but torque about A is equal to moment of inertia about A into alpha। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A इंटू एल्फा इज इक्वल टू mg इंटू l/2। चलो इक्वेशन 1। इसी तरह से बच्चे अब ले लेते हैं टॉर्क ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चे ये दिख रही है आपको, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और यहाँ पर बच्चे जो लग रहा है वो फोर्स लग रहा है, ये टेंशन टीपी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हम बात कर रहे हैं, यानी ये हो गया एक्सिस, ये जो है इसको ऐसे घुमाएगा अल्फा से, फोर्स टीपी है इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म बच्चे l/2 है, ये हो गया लीवर आर्म। ठीक है, तो चलो करो। तो हमारे पास टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को O ले लेते हैं, चलो, अबाउट O इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म, फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ, फोर्स है बच्चे टेंशन एट P इनटू लीवर आर्म l/2, and this is equal to moment of inertia about center of gravity यानी इनटू अल्फा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास TP इंटू l/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ मास कह सकते हो उसको। छोटी बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह कोइंसाइड करता है। ये हो गया बच्चे इक्वेशन 2। अब इन दोनों से आप सॉल्व कर लो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो टेंशन एट P अपॉन क्या था बच्चे बोलो, mg इंटू l/2, ये ऊपर भी l/2 है,
इज इक्वल टू टेंशन एट पी वाला है तो बच्चे आई सेंटर ऑफ मास इंटू एल्फा अपॉन आई अबाउट ए टू एल्फा। कुछ कट रहा है तो काट दो बच्चे, एल्फा एल्फा कैंसिल हो रहा है, एल बाई टू कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया। तो हमारे पास जो बच रहा है टेंशन एट पी अपॉन एम जी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है बोलो। सेंटर ऑफ मास के बाद रॉड का 1/12, ये मैंने सारे करा दिए बच्चे, जो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार उसको देख ले। वन एंड के अबाउट 1/3 एम एल स्क्वेयर होता है। अब इसको भी काट दो बच्चे, एम एल स्क्वेयर ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच रहा है अब, तो यू आर लेफ्ट विद टेंशन एट पी अपॉन एम जी इज इक्वल टू 1/12 इंटू 3/1 दैट इज 1/4। तो टेंशन एट पी इज इक्वल टू mg/4। ये बच्चे एक आंसर आ गया। करेक्ट। अब या तो बच्चे आपको रॉड का आएगा क्वेश्चन नीट में, ठीक है, या फिर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि एक हॉरिजॉन्टल बीम है दैट इज बीइंग कैरीड बाय 2 पर्सन, 2 पर्सन उसको लेके जा रहे हैं, कीपिंग द टू एंड्स ऑफ द रॉड एट देयर शोल्डर्स। अब शोल्डर पर जैसे है ना, मजदूर है, एक यहाँ रख दिया एक उधर रख दिया, मैं मजदूर नहीं बोल रहा उनको, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और अचानक जो है एक आदमी ने अपना कंधा हटा दिया, तो पूछेगा बच्चे व्हाट इज द रिएक्शन ऑन द शोल्डर ऑफ द अदर मैन, जिसका कंधा रखा हुआ है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, बस मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे कि भाई ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया? एक उस क्वेश्चन को भी आप देख लो। देखिए, ओहो, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बस, और थोड़ा थोड़ा एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा, और सॉल्व करने का बच्चा वही तरीका है। ए हॉरिजॉन्टल बीम, ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम, इसका मास बच्चे m और लेंथ इसकी l, इज कैरीड या हेल्ड, ठीक है, हेल्ड बाय 2 मैन, MEN, ठीक है, एट देयर, दोनों मैन जो हैं बच्चे वो सेम हाइट के भी हैं, उनका शोल्डर हाइट सेम है। इफ एक मैन जो है वो छोड़ देता है, इफ अ मैन, इफ वन मैन, अ मैन छोड़ो, इफ वन मैन लीव्स, चला जाता है, तो फाइंड द रिएक्शन ऑन शोल्डर ऑफ अदर मैन, दूसरे मैन के शोल्डर पर कितना रिएक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन है। A horizontal uniform rod beam, uniform beam is held by two men at their shoulders. If one man leaves, find the reaction on the shoulder of the other man. तो सेम है बच्चे, सिचुएशन सेम है, बस थोड़ा सा बता दिया इसने कि थोड़ा डिफरेंट है, कि जैसे ये मैन, ये आपका बीम है दैट इज बीइंग कैरीड बाय, ठीक है, यहाँ पर शोल्डर है, मान लीजिए ये 2 पर्सन है, एक का शोल्डर ये है, एक शोल्डर, चलो ये इसने यहाँ रखा हुआ है, दूसरा भी है पर्सन,
शोल्डर हाइट सेम है इनकी, हाथ ये, इसका हाथ ये, ठीक है। यदि इसने छोड़ दिया, मान लीजिए मैन चला गया, तो बात वही रहेगी बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रही, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर mg लग रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर mg लग रहा है, और इसका पर्सन ये एंड ए है, ये एंड बी है, और इसका बच्चे नॉर्मल रिएक्शन एन ए आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा? आंसर वैसे ही रहेगा, यानी एन ए इज इक्वल टू mg बाई 4 ही आना है। तो एन इज इक्वल टू mg बाई 4 आएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही मतलब इनकी ब्यूटी मान लो इनका, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं, और ये नीट में 4 चांद लगा देते हैं, यानी आप आराम से कर लेना इसको। मैंने जो तरीका बताया, टेक्निक बताया, उसको यूज़ करना। अब बच्चे एक टॉपिक आएगा, मैंने आपको रिलेशन कराया था यदि याद हो आपको, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। तो एक बार रिजिड बॉडी के लिए भी कर लो, उसको देख लो ज़रा। रिजिड बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, पार्टी के लिए तो मैंने बताया था। फॉर रिजिड बॉडी हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, या नहीं? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से बच्चे होता है हमारे पास टॉर्क। यदि हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ये हो गया हमारा टॉर्क। अब इनमें बच्चे देखो, वी नो कि अल्फा जो होता है, एक मिनट, दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो यदि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए, और ये इक्वेशन 2 है, तो 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एल बाई डी टी हुआ, इज इक्वल टू यहाँ भी डी बाई डी टी लिख देंगे, इंटू आई इंटू ओमेगा वैक्टर। बच्चे आई तो कांस्टेंट है, मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा है ये वाला, ये हो गया बच्चे आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या है आपके पास? टॉर्क। दिस इज इक्वल टू टॉर्क। तो इसका मतलब वैसे ही हो गया जैसे आपके पास लॉज ऑफ मोशन के अंदर, पार्टिकल डायनेमिक्स के अंदर फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऐसे यहाँ पर जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू डी एल वैक्टर बाई डी टी। इसमें आ गया आपको क्वेश्चन? इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अब क्यों कराया मैंने? क्योंकि आगे एक टॉपिक है बच्चे, ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा, और बहुत अच्छे बच्चे भी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और जबकि उनको नहीं करना चाहिए था। कि सडनली कुछ भी चीज़ होता है रोटेशनल में, तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया जाता है, बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर देते हैं। वो फिर बाद में जब बबल कर देते हैं, फिर उनको ध्यान आता है अरे ये तो गलत हो गया, अब उसको अब ठीक तो कर ही नहीं सकते हो नीट में, मतलब रीटेक भी नहीं करते हैं, रिकन्सिडर भी नहीं करते हैं, सीधा बबलिंग कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कुछ बात हो रही है अचानक सडनली कुछ शेप चेंज कर रहे हो, या फिर आपके पास कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन के बाद कोई चीज़ घूमने लगती है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा रख देते हो, तो सब में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। और यदि ट्रांसलेशनल मोशन रहता है, अचानक कुछ हो जाए, टक्कर लगे, कुछ भी हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, ज्योमेट्री चेंज कर दिया आपने, कुछ भी चेंज कर दिया, तो वहाँ पर कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम होता है। चलिए देखते हैं। तो अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सेम चल रहा है टॉपिक जैसे हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया है।
कंजर्वेशन ऑफ, देखो लीनियर लिखने वाला था मैं अभी, तो दिमाग में लीनियर घुमा रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ध्यान रखना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। Angular momentum of the system remains constant. In absence of external torque, angular momentum of system remains constant, ये इसने कहा। ठीक है, इसका मतलब डेरिवेशन करना चाहो तो 1 मिनट में हो जाएगा, उसमें कुछ खास तो है नहीं। यदि आप डेरिवेशन चाहो तो कर लो कि भाई टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल। अब ये वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना दोनों एक्सियल वेक्टर्स हैं, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क दोनों एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है, स्यूडो वेक्टर्स कहते हैं इनको। यदि बच्चे आपके पास टॉर्क एक्सटर्नल नहीं है तो बच्चे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एल वेक्टर विल बी जीरो, और किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो है तो बच्चे वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। और इस पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले मैं एग्जांपल्स बता दूं इसका, इनके एग्जांपल्स क्या हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। इसमें सबने देखा होगा बच्चे स्प्रिंग बोर्ड डाइवर्स, जो आपका ओलंपिक होता है या फिर आपके पास एशियाड है, एशियन है, एशियन स्पोर्ट्स मीट होती है, एशियाड्स कहते हैं उनको, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो किसी में भी जो बच्चा आप देखते हो तो ऊपर से बहुत हाई प्लेटफॉर्म से जो डाइवर्स हैं वो डाइव करते हैं, और जैसे छोड़ते हैं बोर्ड को तो वो अपने हाथ को और अपने जो लेग्स हैं उनको स्क्वीज कर लेते हैं, आपस में एकदम पास ले आते हैं, तो उससे क्या है उनका ओमेगा बढ़ जाता है। सिमिलरली जो फिगर स्केटर्स हैं वो अपने पहले जो हाथ और पैरों को खोल कर रखते हैं और फिर अचानक एकदम पास हाथ लाते हैं, तो उससे क्या है उनका ओमेगा बढ़ जाता है, एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है। तो ये है ऐसा क्यों होता है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ बस कि फिगर स्केटर्स and springboard divers यानी ये अपने फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड देयर आर्म्स एंड लेग्स टू इंक्रीज एंगुलर स्पीड। ये जो कंसेप्ट है ये है बच्चा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। द फिगर स्केटर्स, springboard divers, figure skaters and springboard divers fold their arms and legs to increase angular speed। इसका कंसेप्ट क्या है कि सपोजिंग आपके पास एक स्प्रिंग बोर्ड है, या ऐसे ले लेते हैं, चलो एक ऐसा करते हैं कि हम एक डिस्क ले लेते हैं इस तरह का,
और यहाँ नीचे फलक्रम बना देते हैं एक्सिस, इसके अबाउट ये जो डिस्क है ये घूम सकती है। अब यहाँ पर एक कोई पर्सन ले लेते हैं और अपने पैरों को फैलाए हुए है, अपने हाथों को भी फैलाए हुए है, ठीक है, और ये अपना ओमेगा से घूम रहा है, इसका ओमेगा 1 है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे मान लीजिए I1 है। अब इसके बाद हुआ क्या, इसने अपने पैरों को और हाथों को दोनों को अपने पास कर लिया। अब मान लीजिए इसका एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा 2 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है I2। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था ही, ये रे। तो बच्चे जब इसने आर्म्स को अपने पास कर लिया तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा MR स्क्वेयर, MIRI स्क्वेयर। तो जब इसने अपने आर्म्स को और लेग्स को फोल्ड कर लिया, पास लिया आया, तो बच्चे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो एक्सिस के बहुत क्लोज हो गया, यानी आर कम हो गया। आर कम होने से क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जो I2 है वो I1 से कम है। बट सबको पता है कि एंगुलर मोमेंटम L जो आपका कांस्टेंट रहेगा I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2। अब ऐसे और लग रहा है आपको 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, ठीक है। तो पहले आपका ये 3 था, ये 5 था, नहीं पहले आपका मोमेंटम से जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो ओमेगा 2 बढ़ जाएगा। या थोड़ा और मैथमेटिकली करके देख लेते हैं कि ओमेगा 2 कितना हुआ। ओमेगा 2 यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 बच्चे जो हो गया वो हो गया I1 ओमेगा 1 अपॉन I2। अब यहाँ पर बच्चे I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 ये जो है I1 तो ज़्यादा है, I1 अपॉन I2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 1 से ज़्यादा हो गया। तो ओमेगा 2 ओमेगा 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। बच्चा ये इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ध्यान रखना, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा पूछ सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, कितनी इंक्रीज हुई देख लें जरा एक बार I1 के टर्म्स में। कि आपके पास K1, जो K1 था वो कितना है, K1 इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वेयर और K2 इज इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वेयर। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लेते हैं, I2 ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 स्क्वेयर माइनस I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वेयर। अब ऐसा करते हैं, बट जो ओमेगा 2 है दैट इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 अपॉन I2, ऐसा रख देते हैं। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इज इक्वल टू हाफ I2 इंटू I1 ओमेगा 1 अपॉन I2 का होल स्क्वेयर माइनस I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ। अब देखो बच्चे कुछ बात बनती हो तो ओमेगा 1 स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा I2 इंटू I1 स्क्वेयर अपॉन I2 स्क्वेयर इंटू ओमेगा 1 स्क्वेयर माइनस, ये हो गया। तो कुछ कैंसिल होता है तो कर लेना कि I2 से एक I2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हाफ
अब देखो बच्चे I1 स्क्वेयर और ये है नीचे I2, एक I2 बचेगा, तो I1 इंटू ω1 स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचा बच्चे I1 अपॉन I2 -1, सही है क्या? देखो एक बार, हाफ ले लिया मैंने कॉमन, ω1 स्क्वेयर बाहर आ गया, I1 आ गया, तो ये I1 1 बच रहा है, पूरा I1 ω1 स्क्वेयर बाहर आ गया, तो I1 स्क्वेयर अपॉन I2, तो I1 ठीक है, I1 अपॉन I2 ज़्यादा है, I1 अपॉन I2 इज ग्रेटर देन 1, का मतलब डेल्टा के जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ काइनेटिक एनर्जी का, ये अभी तक नहीं पूछा है, तो इट कैन बी आस्क्ड, फोल्ड करने पर उसके एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब बच्चे के लिए जादू हो गया कि आपने ऐसे किया तो वाह, ये तो बड़ा अच्छा जादू है, एनर्जी बढ़ गई, ऐसे नहीं होता। ये आप रोटेट कर रहे हैं तो बच्चे आपके जो आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड हैं और लेग्स भी आउट स्ट्रेच्ड हैं, तो जब रोटेट कर रहे हैं तो जब पास लाओगे अपने आर्म्स को, तो ध्यान रखना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं इसके अगेंस्ट जब घूम रहे हैं तो बच्चे आपको सेंट्रीफ्यूगल लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है। रीजन भी असर्शन रीजन में पूछ सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो डेल्टा के का मतलब है बच्चे बिना वर्क एनर्जी, मैंने बताया वैट तो जरूरी है, डेल्टा के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि वर्क डन आपका हुआ है, वर्क इज डन बाय बॉडी, वर्क इज डन बाय मैन, work is done by man in arms and legs against कौन सा फोर्स बच्चे, स्यूडो फोर्स है नहीं, हमेशा बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना, तो उसके अगेंस्ट आपको जब पास ला रहे हो उसको वर्क करना पड़ेगा। ये जो आपके पास वर्क डन हुआ, दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म इन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं कि एक आपका डिस्क घूम रही है, उसको किसी ओमेगा से उसके एंड्स पर दो मासेस रख दी है, तो बच्चे न्यू ओमेगा क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और मैं करने की कोशिश करता हूँ, जरा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि अर्थ के बारे में बहुत आता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, कि इफ सडनली, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अर्थ हैज श्रंक टू हाफ इट्स प्रेजेंट साइज, तो साइज जब दे रखा है इसका मतलब रेडियस आधी हो गई है, और थोड़ा सा घुमाकर मैथ्स आपको टफ करने के लिए कह सकता है कि इसका वॉल्यूम जो है रिड्यूस बाय फैक्टर 64, या इसका जो वॉल्यूम है रिड्यूस बाय फैक्टर 8, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चे वहां पर आपको पता होना चाहिए कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेयर मान के चलना, और उसका जो वॉल्यूम है वो r³ पर डिपेंड करता है। तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, जो नीट में आया है ज़्यादातर, मेंस में भी बहुत आता है, वो है कि इफ किसी दिन आप उठे और आपने ये पाया, इफ सडनली अर्थ हैज श्रंक, एक मिनट, SHRUNK, हैज श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज, यदि अर्थ जो है बच्चे अचानक जो है श्रंक कर गया है, सडनली अर्थ हैज श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज without changing its mass, without change in mass, मास में बच्चे बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो वो पूछ रहा है फाइंड द न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे,
फाइंड न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे, नया दिन का टाइम कितना होगा। नया दिन पूछ रहा है कि नया दिन कितने समय का होगा, कितने टाइम का हो जाएगा। तो इसमें बच्चे अर्थ अपने आप कर रहा है, तो आपको पता है अर्थ, मैं अर्थ ले लूँ एक बार, चलो अर्थ ऐसे ले लेते हैं। ये अर्थ है, अर्थ रोटेट हो रही है बच्चे इस एक्सिस के अबाउट, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे ओमेगा से, ठीक है। और इसकी रेडियस बच्चे कुछ रही होगी, इसकी रेडियस r है, इसका मास बच्चे m है, और अचानक जो है इसका रेडियस जो है वो छोटी हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखो कि हमारे पास कैसे कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर लेते हैं। बहुत जल्दी से करना, देखो सेटिंग करो पहले, एकदम वैल्यू पुट मत करो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ओमेगा जो है बच्चे वो 2π/t है, t इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे ये होता है स्फीयर मानो अबाउट डायमीटर 2/5 m इंटू आर स्क्वेयर है, यानी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर हो गया, और ये प्रोपोर्शनल टू 1/t है। और L बच्चे कांस्टेंट रहता है, एक मिनट, L तो कांस्टेंट है, तो L जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो गया बच्चे कितना, आर स्क्वेयर अपॉन टी, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया T इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां से शुरू किया करो क्वेश्चन इसको, तो आपका सुपर सोनिक स्पीड से क्वेश्चन हो पाएंगे। तो इसका मतलब पहले और बाद का देख लेना, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो R2 जो है आपके पास कितना हो गया, R1/2 और R1 का स्क्वायर, कुछ कटता है तो काट दो, R1 कैंसिल हो गया, तो 1/4। तो T2 कितना आ गया, तो T2 इज इक्वल टू T1/4। T1 कितना है आपका 24R अपॉन 4, दैट इज 6R आ गया। अब देख लो 6 घंटे में आपका पूरा दिन सिमट जाएगा। अब इसमें बच्चे दिन और रात दोनों, यानी टेक्निकली हम कहते हैं डे का मतलब है पूरा एक राउंड अर्थ जब कंप्लीट करती है तो उसमें दिन और रात दोनों आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो ज़्यादातर आए हैं ये हैं। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में आगे और करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो बच्चे आप रिवाइज करिए, आई थिंक you will be healthy and you will be revising all the video lectures regularly। तो बच्चे इसको करते रहिए और कमेंट्स और पोस्ट जरूर करिए आपको कैसा लग रहा है। आई एंड द मीटिंग नाउ।